Hello and welcome all of you. So let's start with our session wherein we are going to discuss the Hindu newspaper analysis which we are going to do on a daily basis. So today we are going to do the analysis of 26th of December. So first of all we'll just get the idea कि which all news are important और उसी को हम साथ साथ यहाँ पे discuss करते रहेंगे. So the first news on the extreme left hand side is ready to work with India for steady growth of ties said by China. So यहाँ पर क्या हुआ है कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका यहाँ पर स्टेटमेंट आया है कि वी आर रेडी कि हम इंडिया के साथ बातचीत के जरिए जिस तरीके से हमारी दोनों देशों के बीच में इंडिया और चाइना के बीच में जिस तरीके से बातचीत हो रही है हम बहुत जल्द यहाँ पे इश्यूज जो है वो रिजॉल्व कर लेंगे. अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कौन से इश्यूज की बात हो रही है. रिसेंटली हमने देखा था 9th of December 2022. यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे जो हमारा तवांग सेक्टर है वहाँ पे जो रीजन है वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चाइनीज आर्मी के ट्रूप्स वहाँ पर आ गए थे और उनको हमेशा की तरह हमारी इंडियन जो आर्मी है ब्रेव आर्मी उन्होंने कहीं ना कहीं खदेड़ दिया. तो उसके बाद ये जरूरी हो गया कि ये जो 2020 से जो इश्यूज है सबसे पहले हमने गलवान देखा, फिर चाइना के बाद हमने देखा कि पेंगोंग सो पे ब्रिज बनाया गया, देन उसके बाद हमने देखा कि कुछ रीनेमिंग हुई 15 प्लेसेस की अरुणाचल प्रदेश बाय चाइना और उसी के बाद हमने देखा कि 9th of December को कहीं ना कहीं इंसिडेंट हुआ. तो जब से गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ तो दोनों देशों के बीच में क्या हुआ कि बातचीत स्टार्ट हुई कि किस तरीके से हम जो है इशू है इसको रिजॉल्व करें. तो इसके लिए क्या होता है कॉप्स कमांडर टॉक्स टर्म है जिसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है और कॉप्स कमांडर टॉक्स में क्या होता है दोनों देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो साथ में आते हैं, बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं उस इशू को रिजॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं. इस यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी जो 17th कॉप्स कमांडर टॉक्स हुई 20th of December को उसमें भी इंडिया ये चाहता था कि जो ईस्टर्न लद्दाख वाला जो इशू है उसको यहाँ पर एड्रेस किया जाए बट उसकी यहाँ पर बातचीत नहीं हुई. प्लस इंडिया के और कंसर्न्स थे कि डेप्सांग प्लेन्स और डेमचौक प्लेन जो है उसकी यहाँ पर बातचीत हो बट उसकी भी यहाँ पर बातचीत नहीं हुई. बट अल्टीमेटली क्या हुआ यहाँ पर एक जॉइंट स्टेटमेंट दोनों देशों के द्वारा रिलीज कर दिया गया कि हम दोनों देशों के बीच में जो इशूज़ है उसको जल्द से जल्द यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं और स्टडी मतलब स्लोली एंड स्टडीली वी आर इन द प्रोसेस. बट पिछले लगभग अगर हम 2.5 से पौने 3 साल का समय देखते हैं जब से गलवान वैली वाला इंसिडेंट जो हुआ था मई जून 2020 में उसके बाद से बातचीत जरूर हुई है बट जो दोनों देशों के बीच में रिलेशंस है या जो इश्यूज है उनको यहाँ पर कई हद तक सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश जरूर की जा रही है बट कोई ग्राउंड लेवल पे रियलिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है. हालांकि ऐसा जरूर हुआ है कि कुछ ट्रुप्स चाइनीज ट्रुप्स या फिर इंडियन ट्रुप्स थोड़ा पीछे आए हैं और थोड़ा सा जो स्टेटस को है उसको मेंटेन किया गया बट जो ओवरऑल डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है बट कोई धरातल पर यहाँ पर हमने चीज़ यहाँ पर नहीं देखी. देन एक और न्यूज आ जाती है यहाँ पर जो इंटरनेशनल से ही रिलेटेड है दैट इज इन राइवेटिंग पॉलिटिकल ड्रामा इन नेपाल प्रचंडा नेम्ड प्राइम मिनिस्टर. सो हमारे आसपास काफ़ी देश है जब से हमने कोविड देखा है इवन उसके पहले भी देखा कि जो हमारे पड़ोसी देश है इनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज हैं और उससे कहीं ना कहीं हमारे लिए ये इम्पैक्ट आ जाता है बिकॉज कुछ देशों के साथ हम बॉर्डर भी शेयर करते हैं. तो जैसे म्यांमार का आपने देखा होगा जिस तरीके से मिलिट्री कू हुआ था पिछले साल राइट 1 फरवरी 2021 को जो वहाँ की लीडर थी ऑंग सॉन्ग सू की उनको वहाँ पर डिटेन कर लिया गया. अभी तक भी वो डिटेन्ड है और जो मिन ऑंग स्लैंग जो मिलिट्री के उस समय के लीडर थे जो चीफ थे उन्होंने कहीं ना कहीं तख्ता पलट किया कू जो किया. और बाकी देशों की बात करें पाकिस्तान की स्थिति हमने देखी किस तरीके की स्थिति वहाँ पर हुई थी. इमरान खान की गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन देन शहबाज शरीफ यहाँ पे आ गए तो नए पीएम यहाँ पर आए. इन द सेम वे नेपाल की भी स्थिति कुछ इसी तरीके की कैसे कि वहाँ पे 2016-17 में एक सरकार आती है और जो केपी शर्मा ओली और अभी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं पुष्प कुमार दहल प्रचंडा जिनको कहा जाता है दोनों कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं. दोनों ने कहीं ना कहीं कोलिशन किया था और ऐसा बोला था कि 2.5 साल हम दोनों काम करेंगे बट कहीं ना कहीं केपी शर्मा ओली के एस्पिरेशंस कुछ अलग थे और वो ऐसा चाहते थे कि मैं ही पूरे समय टेन्योर मतलब कहीं ना कहीं 5 साल का जो टेन्योर रहता है नेपाल में ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो कंटिन्यू करूँ बट ऐसा लंबे समय तक चला नहीं. तो उसके बाद दोनों के बीच में इश्यूज हुए. फिर बाद में हमने देखा शेर बहादुर देउबा वो यहाँ पर इंडिया के नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने और अब यहाँ पर नवंबर 2022 में पिछले महीने जो इलेक्शंस हुए उसमें भी क्या हुआ नेपाल में कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पूरा का पूरा कहीं ना कहीं समर्थन नहीं मिला मतलब मेजोरिटी नहीं मिली. अब मेजोरिटी नहीं मिली तो काफ़ी समय से ऐसे इशूज चल रहे थे कि कैसे इस इशू को रिजॉल्व किया जाए कि कहीं ना कहीं स्टेबल गवर्नमेंट है बिकॉज देश तो चलाना है और स्पेशली कोविड का समय जैसे से निकला है इकोनॉमी कोशिश कर रही है रिवाइव करने की और नेपाल ने भी कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं ब्रंट झेला है मतलब इशूज़ हुए हैं नेपाल में भी. तो
अभी फाइनली क्या हुआ है कि लगभग 7 से 8 पॉलिटिकल पार्टी, छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज और जो कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल की माउस सेंटर, जो यहाँ पर जो प्रचंडा है पुष्प कुमार दहल, जो 2 बार पहले 1-1 साल के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री बने हैं, वो नेपाल के यहाँ पर तीसरे प्रधानमंत्री यहाँ पर बने हैं। और उसकी शपथ यहाँ पे जो ऑनरेबल विद्या देवी भंडारी जी जो है, जो नेपाल के राष्ट्रपति है, उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने उनको यहाँ पर ओथ दिलाई और आज ही के दिन मंडे को उनका पूरा ओथ टेकिंग सेरेमनी यहाँ पर होगा। तो ये दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरनेशनल इशू से रिलेटेड थे, तो उनको हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दिस इज द सिटी पार्ट, हम स्किप कर सकते हैं बिकॉज वो एडिशन टू एडिशन डिफर करता है। अब दिल्ली एडिशन अभी यहाँ पे हम डिस्कस करें तो दिल्ली से रिलेटेड न्यूज़ रहेगी, अनलाइक मुंबई एडिशन, चेन्नई एडिशन। तो सिटी न्यूज़ अगर कुछ आउट ऑफ द ब्लू नहीं आता तो बाकी हम स्किप करते हैं इसको। स्टेट्स में आज काफ़ी सारी न्यूज़ जो थी वो पॉलिटिकल रिलेटेड थी, पॉलिटिक्स से ज़्यादा रिलेटेड थी, तो इसको भी हम स्किप कर सकते हैं आज। देन ये अपडेट वन लाइनर में हमें ध्यान होना चाहिए कि क्या हुआ है। सिख अर्ज टू ऑब्जर्व December 26 एज साहिबजादे शहादत दिवस। सो 26 ऑफ दिसंबर आज ही की बात है, तो आज ही के दिन की यहाँ पर चर्चा हो रही है। और हुआ क्या है कि इसी साल जनवरी में हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो 2 पुत्र है, सुपुत्र लेट, दोनों को यहाँ पर नाम दे रखा है जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी। तो उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर रिवॉल्ट किया अगेंस्ट मुगल्स, तो उनके जिस तरीके से उनकी डेथ यहाँ पे मार्टेड आज ही के दिन 26 ऑफ दिसंबर को हुए थे, तो इसीलिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको बताया था कि हम इसको वीर बाल दिवस के नाम से यहाँ पे कहीं ना कहीं मनाएंगे आज के दिन को, दैट इज 26 ऑफ दिसंबर को। बट जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो चीफ है हरजिंदर सिंह धामी, ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने ये स्टेटमेंट दिया है, बट ये पता होना चाहिए कि 26 ऑफ दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और उनका ऐसा मानना है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हेड का, हरजिंदर सिंह धामी जी का, कि जो 26 ऑफ दिसंबर है उसको वीर बाल दिवस नहीं, कहीं ना कहीं साहिबजादे शहादत दिवस के नाम से यहाँ पर मनाया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम सीधे एडिटोरियल्स पे। हमारे एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड ये एडवाइजेबल है कि आप 2 से 3 न्यूज़पेपर, 1 से 2 नेशनल न्यूज़पेपर, एक आध इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, उनके एटलीस्ट एडिटोरियल्स आप डेली बेसिस पे एक एडिटोरियल्स, 2 एडिटोरियल्स पढ़ें। मतलब टोटल एक हैबिट बनाएं कि 5 एडिटोरियल आप पढ़ें, ताकि आपकी वोकैब इंप्रूव हो, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन योर इंग्लिश एंड CR एंड इवन इन योर लीगल एज वेल, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी और जीके तो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो गई। तो कहीं ना कहीं एडिटोरियल्स को हम इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर जोर देते हैं। सो द फर्स्ट एडिटोरियल ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर इज कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शन। सो यहाँ पे क्या बात की गई ऑथर के द्वारा। इस एडिटोरियल को समझने के पहले कुछ आर्टिकल्स है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कौन कौन से आर्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट इज आर्टिकल 200, 201 और 11 सॉरी आर्टिकल 111, 200 और 201, ये 3 जो है आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। सो इन 3 आर्टिकल्स में बात किया। सबसे पहले हम 111 को समझते हैं। 111 कहता है कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से कोई भी बिल हमारे यहाँ पे संसद में लाया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। तो कोई भी अगर बिल आता है, पेश किया जाता है, सबसे पहले वो स्टैंडिंग कमेटी को दिया जाता है, वो उस पर रिव्यू करता है, फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि उस बिल पे यहाँ पे वोटिंग होती है और लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पास हो जाता है, तो फिर वो क्या कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट को यहाँ पर दे दिया जाता है। दैट इज बेसिकली आर्टिकल 111। अब आर्टिकल 200 और 201 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 201 बात करता है कि ये तो हो गई हमारी बात कहाँ की, लोकसभा और राज्यसभा की, दिल्ली की, सेंटर की। बट अगर कहीं स्टेट्स में जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करते हैं, तो यहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो यहाँ से अगर कोई बिल पास होता है तो
आर्टिकल 111 में क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे वो बिल दोनों संसद में पास कर दिया जाता है, देन वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास, और उनके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं, या तो वो उसको एसेंट दे देते हैं, अगर वो उस पर हाँ भर देते हैं तो वो कानून बन जाता है, मना कर देते हैं तो उसको वीटो कर दिया जाता है उनकी स्पेशल पावर के थ्रू, और अगर वो तीसरा ऑप्शन ये रहता है कि वापस से वो स्टैंडिंग कमेटी को भेज सकते हैं इसको रिव्यू करने के लिए, राइट। ये 111 कहता है। पर 200 यहाँ पे स्टेट्स की बात करता है, जहाँ 111 बात करता है दिल्ली की लोकसभा राज्यसभा की, 200 बात करता है यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो गवर्नर है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे कोई बिल लाया गया है स्टेट में, तो वो बिल अगर वहाँ पे पास हो गया तो देन वो किसके पास जाता है, गवर्नर के पास जाता है, जो भी स्टेट के गवर्नर होते हैं उनके पास जाता है। तो गवर्नर के पास भी ये 3 ऑप्शन ही रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये रहता है या तो उस पर सहमति दे दे तो वो बिल पास हो जाता है, कानून बन जाता है। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि वो असहमति दे दे, और तीसरा ऑप्शन रहता है वो फिर से वापस जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, असेंबली में यहाँ पर भेज दे। तो जो सेकंड ऑप्शन है, अगर उन्होंने मना कर दिया तो वो खुद की सहमति से नहीं, वो आर्टिकल 200 ये कहता है कि उनके मना करने का कारण ये हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं इसमें प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट का हस्तक्षेप चाहते हैं कि आप इसमें कहीं ना कहीं इंटरवीन करें, और इसी चीज़ को यहाँ पर 201 में आर्टिकल में यहाँ पर बताया गया है, जिसमें यहाँ पे वो उसकी पावर यूज़ कर देंगे इसकी ऑनरेबल प्रेसिडेंट की, कि अगर जो गवर्नर है वो उसमें कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है या वो उस पर अपनी राय नहीं बना पा रहे, तो उसमें आर्टिकल 201 यहाँ पर आता है। तो हमने तीनों आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 111, 200 और 201, इसके बारे में आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। सो अब आते हैं हम सीधे इस एडिटोरियल पे। इस एडिटोरियल में ऑथर ने बोला है कि हमने काफ़ी सारे, क्योंकि जो गवर्नर होता है किसी भी स्टेट का, उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको अपॉइंट करती है सेंटर या जो सरकार है यहाँ पे। तो ऑथर के अकॉर्डिंग कि कुछ स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ बिल्स लाए जा रहे हैं, और उसको जो गवर्नर है, जो सेंटर के द्वारा जो अपॉइंट किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको रोक देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये है, यहाँ पे ऑथर्स ने कुछ रिपोर्ट्स भी यहाँ पर साइट की है ऑथर के अकॉर्डिंग, कि क्योंकि जो पर्टिकुलर गवर्नर है वो सेंटर से अपॉइंट होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको डिले कर देते हैं, और गवर्नर को कोई भी ऐसा टाइम लिमिट नहीं दिया गया है कि अगर आपके पास कोई बिल आया है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ है, तो आप इतने समय में उस पर यहाँ पे अपनी राय दीजिए। तो इसी वजह से स्पेशली जो अपोजिशन रूल स्टेट्स है, यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल दिया है कि तमिलनाडु की बात यहाँ पे की है, तेलंगाना की बात की है, और केरला की बात की है। इन सब स्टेट्स में क्या होता है, गवर्नर और जो सीएम है, जो चीफ मिनिस्टर है या गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में हमेशा से एक टसल देखने को मिलता है। तो ऑथर का यहाँ पर ये सजेशन है, या ऑथर ने इन चीज़ों को साइट किया है कि कहीं ना कहीं जो गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता है, जिस तरीके से गवर्नर्स काम करते हैं, तो उनको एक कहीं ना कहीं एक दायरा दिया जाना चाहिए कि इतने समय में अगर आपके पास कोई बिल आया है, या जो यहाँ पे, क्योंकि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज है, वो भी तो कहीं ना कहीं जनता के द्वारा ही चुने गए हैं। तो ऑथर ने ये कहा है कि अगर वो जनता के द्वारा चुने गए और वो बिल ला रहे हैं और आप उसको कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, राइट। तो इन द सेम वे यहाँ पे कुछ बिल्स की भी यहाँ पर बात की गई है कि जिस तरीके से तमिलनाडु में नीट का बिल आया था, उस पर अभी तक भी तमिलनाडु के गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर ने यहाँ पर अभी तक कुछ उसमें सहमति नहीं दी है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर ऑथर्स ने साइट की है, और उसी के साथ साथ कुछ प्रेसिडेंट्स किस तरीके से उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं ऑथर ने थोड़ा सा उसके बारे में बताया है। तो इस एडिटोरियल को समझने के लिए ये तीनों आर्टिकल्स अगर आपको पता है तो ये ईजिली आपको समझ आ जाएगा। देन हम आते हैं, 1 सेकेंड, देन हम आते हैं यहाँ पे फर्स्ट ओपिनियन पे। ये जो राइट हैंड साइड पे होता है दिस इज कॉल्ड एडिटोरियल, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे जो रहता है दैट दिस इज एन ओपिनियन। सो यहाँ पे क्या बोलता है, अ वेलकम मूव, सेंटर्स फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन 2023 विल प्रोवाइड रिलीफ टू स्टेट्स। सो अभी रिसेंटली यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम क्या करेंगे, प्रत्येक फैमिली को यहाँ पर फ्री में राशन यहाँ पर देंगे। 35 kgs की यहाँ पर बात की गई है। बट पहले की स्थिति देखी जाए तो ये स्कीम जो है ये अलग है। पहले जो स्कीम थी वो कौन सी स्कीम थी, दैट टॉक्स अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो हमने अप्रैल 2020 से अभी इसी साल दिसंबर 2022 लगभग 3.25 साल तक ये स्कीम चली, ताकि हमारे देश में कोई भी गरीब, कोई भी वंचित वर्ग का जिसके पास अपने जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए पर्याप्त तो पैसा नहीं है, तो वो सरकार के द्वारा जो फ्री राशन यहाँ पर दिया जा रहा है उसको यहाँ पर अवेल कर सकता है। तो क्या किया है सरकार ने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कहीं ना कहीं दिसंबर 2022 अभी इस पर विराम लगा दिया है, और अब फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं एक नई स्कीम जो ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्टेंस में है, तो उस स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे अब जो है फ्री फूड ग्रेन्स यहाँ पे दिया जाएगा। इस स्कीम का नाम यहाँ पे बताया गया, दैट इज अंत्योदय अन्न योजना। सो अब इस स्कीम के बारे में आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में ये बताना है आपको इस वीडियो के कि अंत्योदय अन्न योजना कौन से साल में आई थी हमारे देश में, दैट मीन्स इट वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, एंड सेकंड इज
कि अगर ये सबसे पहले जब ये इम्प्लीमेंट हुई जिस साल, तो सबसे पहले ऐसा कौन सा स्टेट था जिसने इसको, इस पर्टिकुलर जो योजना है, स्कीम जो है, उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया है। Just wait a bit. I think there is some technical glitch. सो यहाँ पे वही बात की गई कि अंत्योदय अन्न योजना, जो मैंने आपसे पूछा कमेंट सेक्शन में, आपको बताना है कि कौन सा, कि मतलब कौन से साल में उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था, और ऐसा कौन सा पहला स्टेट था जिसने उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया था। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर ओपिनियन में यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि ऐसा देखा गया है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसको सरकार ने कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया। किस तरीके से पॉलिटिक्स की है उससे, कि हमने इतने सारे किसानों को यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर गरीबों को, या हमारे देश की लगभग 80 करोड़ फैमिलीज़ को यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने पैसा दिया है, नॉट पैसा दिया, हमने कहीं ना कहीं फ्री फूड ग्रेन यहाँ पे बांटे हैं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा था, तो इसी की वजह से यहाँ पे ऑथर ने इस बात को कहीं ना कहीं साइड किया है कि जिस तरीके से अनड्यू एडवांटेज यहाँ पर लिया जा रहा था, इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये आया है, और ये एक वेलकमिंग मूव यहाँ पर सरकार के द्वारा लिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और वाई आई हैव सेड दिस, कि आपको इसके बारे में अंत्योदय अन्न योजना के बारे में पढ़ना है। रीजन बीइंग कि अभी का जो हमारा क्लैट का पेपर है 2023 का, जो रिसेंटली 18 दिसंबर को हुआ, तो उसमें क्या है कि अगर आप पुराने एग्जाम के पैटर्न्स देखेंगे 2022, 2021, तो उसमें क्या होता था कि आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाती थी, क्योंकि पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बट अभी क्या कर दिया, बहुत हॉलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे क्लैट ने कहीं ना कहीं फॉलो की है कि आपको एक टॉपिक पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड बाकी स्टैटिक भी पूछा जा सकता है। जैसे हमारे अभी एग्जाम में, जैसे और पैटर्न कहीं ना कहीं चेंज इस तरीके से भी किया गया, पहले जहाँ पे 7 पैसेज दिए जाते थे, अब 5 पैसेज ही कर दिए, बट क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी, 7 क्वेश्चन कर दिए। तो अभी का पेपर अगर हम देखते हैं, तो पहला जो पैसेज था दैट वाज अबाउट लैम्डा, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस, इसके बारे में पूछा उससे कि इसको स्टार्ट किसने किया था। गूगल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पूछा। पहला जो मेटा के द्वारा अभी रिसेंटली जो ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया, उसके बारे में पूछ लिया। एलन ट्यूरिंग के बारे में पूछ लिया। तो ये सब यहाँ पे पूछा, तो वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड हो गया। जो अभी पहला पैसेज आया वो कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक से रिलेटेड पूछ लिया। सेकेंड पैसेज जो उन्होंने पूछा दैट वाज अबाउट क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन की कौन सी टेक्नोलॉजी आती है। FTX के जो फाउंडर थे, उनका ऐसा मानना था कि मैं कहीं ना कहीं इतना जेनरस बिलियनियर हूँ कि मैं अपनी पूरी वेल्थ डोनेट कर दूंगा, बट लगभग 8 से 10 महीने बाद पूरा खत्म हो गया। कहीं ना कहीं कंपनी लॉसेज में आ गई, $18 बिलियन के लॉसेज में। देन इन्होंने यहाँ पर पूछ लिया, उसके बाद कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड एक पैसेज पूछ लिया, राइट। देन एक पैसेज यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हमारे देश में हुए थे कि कौन से हमारे देश में पहले दलित प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछ लिए। और लास्ट में कहीं ना कहीं उन्होंने जो कहीं ना कहीं फीफा वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स को भी, जो अभी तक हम कहीं ना कहीं क्लैट के द्वारा जो नेग्लेक्टेड पार्ट है, इसके बारे में नहीं पूछा था, वो भी पूछ लिया। तो इसी के तहत अगर इसके बारे में न्यूज़ आती है तो अंत्योदय अन्न योजना के बारे में हमें पता होना चाहिए, और इवन ये भी पता होना चाहिए कौन से स्टेट में ये इंप्लीमेंट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ऑन द ओपिनियन पेज यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि इससे रिलेटेड अभी एक न्यूज़ आई थी, दैट इज फॉरेस्ट राइट्स एंड हेरिटेज कंजर्वेशन। सो इस न्यूज़ की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पे ऑथर ने बात की कि लगभग 39 एरियाज जो है यूनेस्को ने इस तरीके से क्रिटिकली बायोडाइवर्सिटी कर्नाटका में जो है लगभग 10 है आउट ऑफ 39 जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या जहाँ पे स्थिति खराब है। तो उसमें जो पोल होता है, जो रिसर्च होती है, उसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोगों को इंक्लूड किया जाता है, बट उन लोगों को ही नहीं इसकी जानकारी नहीं है। तो उन सब बातों के बारे में इस ऑथर ने इसमें बताया। बट जब मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करता हूँ तो एक जो है रिसेंटली अभी एक समिट हुई थी COP15 ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब आप बोलेंगे सर कि कॉप तो हमने सुना है कि COP27 अभी इजिप्ट में हुआ है, बट ये कौन से कॉप की बात होगी। देखिए वो जो कॉप था, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 जो शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ था, दैट वाज अबाउट क्लाइमेट चेंज। बट ये जो COP15 जो अभी रिसेंटली यहाँ पर मॉन्ट्रियल में हुआ है, कनाडा में कंक्लूड, जो 7 दिसंबर से 19 दिसंबर लगभग एक हफ्ते पहले यहाँ पर कंक्लूड हुआ है, तो उसमें क्या बात हुई है कि उसमें बायोडाइवर्सिटी को, हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, उनको किस तरीके से यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए, राइट। सो उसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, दैट इज 30x30 क्या होता है, वो एक इंपॉर्टेंट, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज 30x30। स्टार्ट कब हुआ था, पहली जो समिट है वो कहाँ पे हुई थी, फर्स्ट बहामास में हुई थी। और 30x30 बेसिकली बोलता है कि हमें 2030 तक क्या करना चाहिए कि हमारे जितने भी
ओशियन से और लैंड है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे काम करना चाहिए, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप नेशन है, उनको यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा यहाँ पर देने की आवश्यकता है, तभी जाके जो हम क्लाइमेट चेंज की तो बात करें बट कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना भी दैट इज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में अभी हम देख रहे हैं जिस तरीके से चाइना की स्थिति है, उसी के बाद द इमर्जिंग ओमिक्रॉन सब लीनिएजेस। सो हमारे देश के में अगर हम कोविड की स्थिति की बात करते हैं तो हमने सबसे पहले देखा था अल्फा वेरिएंट आया था, फिर उसका डेल्टा वेरिएंट आया था, जो सेकेंड वेव हमने देखा था लास्ट ईयर, सबसे डेडली जो थी, जिसमें बहुत ज़्यादा डेथ्स यहाँ पर हुई थी। तो उसके बाद इसी साल हमने हमारे देश में ओमिक्रॉन भी देखा। ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट था बट इतना डेडली नहीं था, रीज़न बीइंग कि हमारे देश में अच्छे मैसिव पेस पे यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा था, लगभग 220 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोजेज यहाँ पे हमारे देश में इनोकुलेट कर दी गई है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जो हेल्थ वर्कर्स है और आशा वर्कर्स है, जो साइंटिस्ट है, जो डॉक्टर्स है, और इवन जो गवर्नमेंट है, रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट, सभी का कहीं ना कहीं, और हम सब लोगों का कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान रहा है, जिन्होंने बढ़ चढ़ के यहाँ पर हिस्सा लिया। बट अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना बूस्टर डोज नहीं लिया, तो उन सब के लिए यहाँ पर सरकार काम कर रही है। क्यों? रीज़न बीइंग कि कोविड की जो स्थिति है वो और भयावह हो चुकी है, और जो लगभग हमने इसी समय 3 साल पहले 2019 में नवंबर दिसंबर में चाइना में जो स्थिति देखी थी, और चाइना ने जिस तरीके से चीज़ों को छुपाया था, उसी का परिणाम हमने पिछले लगभग 2-3 साल में देखा है हमारे देशों में, सभी देशों में, मतलब वर्ल्ड में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि चाइना में जो अभी वेरिएंट आया है BF.7 ओमिक्रॉन का, उसी की बात की गई, तो इसीलिए सरकार ने यहाँ पर तुरंत एक्शन लिया, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, और जो हेल्थ मिनिस्ट्री उन्होंने, उनके ऑफिशियल जो है ब्यूरोक्रेट्स है, डॉक्टर VK पॉल, कोविड टास्क फोर्स के जो हेड है मनसुख एस मंडाविया जी, भारती पवार जी, तो उन सब ने क्या किया, जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने भी ऑफिशियल्स, उन्होंने साथ में चर्चा की कि रैंडम टेस्टिंग यहाँ पे की जाए, बूस्टर डोज को बढ़ाया जाए और जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, ताकि पता चले कि कौन कौन से वेरिएंट है, कौन कौन से यहाँ पे केसेस, नॉट केसेस बट कौन कौन से वेरिएंट्स या कौन कौन से यहाँ पे जैसे लीनिएजेस, जिस तरीके से जो हमने देखा था BA.5 अब BA.7 की यहाँ पर बात की जा रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ताकि पता लगा सके, इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग भी यहाँ पर स्टेट्स को बोला है कि अगर आपके यहाँ पे कोविड के केसेस आते हैं तो उनकी सैम्पलिंग कीजिए और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजिए उनको रिसर्च में। तो इसी के बारे में बताया गया कि क्या स्थिति यहाँ पर चाइना की है, और चाइना ने किस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि चाइना ने क्या किया था, पहले यहाँ पर 0 कोविड पॉलिसी बताया था और उसको बहुत रिमार्केबल बताया था कि ये सबसे अच्छी है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बट अभी की स्थिति हम देखें तो एक समय तो पीक आएगा, और चाइना में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया एंड इवन अगेंस्ट द गवर्नमेंट शी जिनपिंग एज वेल, तो उनको कहीं ना कहीं जैसे धीरे धीरे रिलैक्सेशन करना पड़ा, और अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वहाँ पे हम जिस तरीके से फोटोज़ देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं हम, हालांकि इतने फोटोज़ बाहर नहीं आते, बट जो भी लिमिटेड फोटोज़ वीडियोज़ आ रहे हैं अबाउट द हॉस्पिटल्स जो स्थिति है, या इवन जो ग्रेवयार्ड्स है वहाँ पर लाइन लगी है, तो स्थिति यहाँ पर बहुत ख़राब है। इसीलिए हमारा देश भी किस तरीके से इस पर काम कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताया, बट कहीं ना कहीं जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, सब लीनिएज है, उसके बारे में इसमें बताया कि कौन सा वाला घातक है और अभी क्या स्थिति हमारे देश में यहां पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए, देन ऑन द न्यूज सेक्शन, सेलिब्रेट फेस्टिवल्स बट टेक कोविड-19 प्रिकॉशंस सेट बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। हालांकि ये एक स्टेटमेंट दिया गया, हमें इसके किसी भी तरीके के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, बट यहाँ पे बात यही की गई है कि अभी अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, मन की बात में ये बताया कि हमारे पूरे साल भर के जो अचीवमेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है, और कोविड की स्थिति यहाँ पर जिस तरीके से हो रही है, और नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उन सब के बारे में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे हाईलाइट किया। तो इसको आप रीड कर सकते हैं, बट इसके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं। और एज यू कैन सी, द प्राइम मिनिस्टर पेज ट्रिब्यूट टू अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और जिनका कल जन्म जयंती थी, तो उसी के उपलक्ष्य में ये फोटो यहाँ पर है। देन नेक्स्ट न्यूज, ये सिंगल लाइनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज सानिया मिर्जा ऑफ यूपी ऑन द फ्लाइट पाथ टू बी इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फाइटर पायलट। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि जिस तरीके से एनडीए ने यहाँ पर स्टार्ट किया था कि वुमेन्स को भी यहाँ पर इंडक्ट किया जाएगा, फाइटर पायलट्स बनाया जाएगा, तो जैसे ही यहाँ पे अभी एग्जाम हुआ एनडीए का, तो उसमें जो उत्तर प्रदेश की जो है सानिया मिर्जा जी,
तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये एग्जाम पास किया और उनकी जो AIR आई है दैट इज़ 149। तो जैसे ही उनके द्वारा आया गया कि वो फाइटर, क्या वो हमारे देश की पहली मुस्लिम वुमेन यहाँ पर फाइटर पायलट होगी, बट उसके कुछ समय बाद ही हमने देखा कि जो हमारी जो इंडियन एयरफोर्स की जो अथॉरिटीज़ है उनके द्वारा एक स्टेटमेंट आ गया कि अभी सब कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। उन्होंने एग्जाम क्लियर किया, हमारे यहाँ पे एक रिगरस प्रोसेस रहता है 4 साल का, उन सब एग्जाम्स में, उन सब टेस्ट में इनको पास होना होगा, फिर जाके आप कहीं ना कहीं इसको अगर बोलेंगे या इसको बताएंगे तो वो एक ऑथेंटिक सोर्स रहेगा। अदरवाइज उन्होंने बधाई दी है यहाँ पर सानिया मिर्जा जी को, बट कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों ने एक मैसेज सा फैला दिया था तो उसको कहीं ना कहीं उस पर रोक यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने लगा दी, क्योंकि एक प्रोसीजर रहता है। दैट मीन्स आपने एक एग्जाम दिया, जिस तरीके से इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, पूरा फेज रहता है, ट्रेनिंग रहती है, तो उसी तरीके का फेज यहाँ पे होगा। बट ये हमारे देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि एक पहली मुस्लिम वुमेन यहाँ पर फाइटर पायलट यहाँ पर बनने जा रही है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ऑन द वर्ल्ड सेक्शन देयर आर 3 न्यूज विच आर इंपॉर्टेंट, उन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज चाइना स्टेजेस ड्रिल्स अराउंड ताइवान साइटिंग प्रोवोकेशन। सो ये जो चाइना और ताइवान, क्योंकि दो देशों के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट है या बॉर्डरिंग इशू है, जिस तरीके से हमने क्लैट 2020 में देखा था कि जो इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डरिंग डिस्प्यूट था, ये इवन अब्राहम अकॉर्ड के बारे में जो पूछा गया था, इजराइल पैलेस्टाइन, वो पूछा था क्लैट 2020 में, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन द सेम वे चाइना ताइवान के बीच में, क्योंकि चाइना हमेशा से बोलता है ताइवान तो हमारा है, और अभी बीच में लगभग 3 से 4 महीने पहले जिस तरीके से यूएस की जो स्पीकर है, जो कांग्रेस है, यूएस की कांग्रेस सेनेट जो है, उसकी जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उनके जिस तरीके से ताइवान में विजिट थी, उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे मिलिट्री ड्रिल्स यहाँ पे चाइना ने स्टार्ट कर दिए थे, और जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में, इवन चाइना ने तो इतना तक बोल दिया था कि इफ यूएस इज गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर और इज गेटिंग इंडल्ज बिटवीन इंडिया एंड नॉट इंडिया, चाइना एंड ताइवान, तो कहीं ना कहीं देन इट इज प्लेइंग विथ फायर। तो इतना तक यहाँ पे बोल्ड स्टेटमेंट यहाँ पे चाइना के द्वारा दे दिए गए थे। तो अभी फिर से यहाँ पे ड्रिल्स यहाँ पे चाइना ने स्टार्ट किए। ये कहीं ना कहीं जो सरकार है या कहीं ना कहीं चाइना की सरकार, उसकी नाकामी है कि वो मुद्दों को भटकाना चाह रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंडिया में हमने देखा कि तवांग सेक्टर में जिस तरीके से इनकर्शन किया गया, फिर ये ड्रिल्स की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो जनता है उसको कहीं ना कहीं एक मोमेंटम, एक मोराल कहीं ना कहीं कि हाँ हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाने की ये मानसिकता शायद चाइना की यहाँ पर हो सकती है। देन एक और बड़ी न्यूज़, दैट इज पुतिन सेज रशिया इज रेडी टू नेगोशिएट ओवर यूक्रेन क्राइसिस। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर रशिया के, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि हम तैयार हैं कि नेगोशिएट करें और किस तरीके से यहाँ पे रशिया और यूक्रेन वॉर को यहाँ पे समाप्त किया जाए। बट रशिया जिस तरीके से यहाँ पर 24 फरवरी से ये इशू चल रहा है, लगभग यहाँ पे 10 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो अब कहीं ना कहीं यूक्रेन भी कहीं ना कहीं रिटेलिएट कर रहा है। यूक्रेन के का भी ऐसा मानना है कि अब ये युद्ध समाप्त नहीं होगा, हम इवन जो क्रीमिया जो रशिया ने 2014 में एनेक्स कर लिया था, हथिया लिया था, उसी के बाद जो G8 था वो अब G7 हो चुका है, क्योंकि रशिया का जो स्टेप था क्रीमिया को कहीं ना कहीं आधिपत्य लेने का, ओनरशिप लेने का, उसके बाद से कहीं ना कहीं G8 से G7 यहाँ पर बन गया। तो पहले रशिया भी चूंकि इसका पार्ट था, तो उसी के बाद यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया। बट कहीं अगर एक देखा जाए कि एक कोई फेवरेबल टॉक, क्योंकि इस इशू को तभी रिजॉल्व किया जा सके जब दोनों देशों के जो सुप्रीम लीडर्स है, प्रेसिडेंट्स है, वो दोनों साथ में आए, रशिया और यूक्रेन के, मिस्टर पुतिन एंड मिस्टर जेलेंस्की। बट ऐसा अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। कुछ देशों ने यहाँ पर इसकी मीडिएशन करने की कोशिश की, टर्की ने इनिशिएशन लिया, ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया भी इसके लिए कुछ प्रयास कर रहा है अपने दम तक, और इवन ये G20 की जो समिट है वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो काफ़ी सारे मुद्दे हैं और उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये स्टेटमेंट आया है। देन चाइना स्टॉप्स पब्लिशिंग डेली कोविड फिगर्स। सो यहाँ पे चाइना में वैसे ही ऐसा होता है कि फिगर्स यहाँ पे बाहर नहीं आते। अभी एक और चीज़ है कि चाइना की जो नेशनल हेल्थ कमीशन है NHC, उसने यहाँ पर ये बताया है कि अब कहीं ना कहीं जो डेटा थोड़ा बहुत जो बाहर आता था, जिसमें बताया जाता था कि क्या स्थिति है, वो भी अब चाइना के द्वारा जो रिलीज़ करना है उसको बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो अगर हम पिछले कुछ समय की स्थिति देखें या कुछ फोटोज़ देखें, वीडियोस देखें, तो उससे हमें साफ समझ आ रहा है कि चाइना में जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है, और इसी के लिए ना केवल चाइना को डरने की आवश्यकता है, बट समूचे विश्व को डरने की आवश्यकता है। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट और इवन नॉट ओनली इवन चाइना एज वेल, बट हम बाकी देशों की स्थिति देखें, इवन US की भी देखें, तो वहाँ पर भी स्थिति बहुत ख़राब है। तो I hope the session was insightful, and that's all from my side. So thank you for watching. Thank you.